नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी का, जिसमें हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप को आज हम लोग देखेंगे, समझेंगे। उससे पहले कि आपको झारखंड पीजीटी का आपको आई होप कि सिलेबस आप लोगों ने देख लिया होगा, और उसमें जो यूनिट 5 है, यूनिट 5 जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसमें आपको पढ़ना है बृहद प्राकृतिक क्षेत्र, विकसित देशों के क्षेत्रीय भूगोल और विकासशील देशों के क्षेत्रीय भूगोल को। अब विकासशील देशों के क्षेत्रीय यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो रीजनल ज्योग्राफी है, उसके अंतर्गत आपको दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील को देखना है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के बारे में। और दक्षिण अफ्रीका को पढ़ने से पहले आज हम लोग पहले देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप को। इसलिए हमने आज का जो सेशन रखा है वो अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर रखा है, ताकि अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को पढ़ने से पहले एक ओवरऑल आपको जानकारी हो जाए कि अफ्रीका महाद्वीप का क्या फीचर्स है, क्या विशेषताएं हैं, और यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है और क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जब तक आप अफ्रीका महाद्वीप को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप दक्षिण अफ्रीका को अच्छे तरीके से नहीं जान सकते। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के बारे में देखेंगे। और हो सकता है कि दक्षिण अफ्रीका का जो पोर्शन है जहाँ से प्रश्न बनते हैं या पूछे जाते हैं, इसको कवर करने में 4 या 5 क्लास लग जाए। तो कोई जल्दीबाजी नहीं, हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पूरे विश्व की, पूरे दुनिया की। तो जब पूरे दुनिया में हम लोग देखते हैं तो उसमें अगर पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को हम 100% मान लें तो उसमें 71% क्या है, वाटर बॉडीज है, और 29% भाग पर ही स्थल मंडल है यानी लैंड है। ओके, अगर हम देखें इस 29% को अगर हम 100% मान लेते हैं, ओके, समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर 29% जो लैंड है इसको हम 100% मान लें, तब इस 100% में पूरे विश्व में कौन कौन से महाद्वीप कितने प्रतिशत योगदान देते हैं उसको समझते हैं। तो अगर पूरे विश्व के स्थल खंड जो 29% है उसको अगर मान लेते हैं 100% हम, तो उस 100% में सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया का। उसका एरिया कितना है, 29.9%। पूरे विश्व में जो स्थल मंडल का अगर बात करें तो स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 29% एरिया एशिया महाद्वीप कवर करता है। वहीं दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका महाद्वीप जो कि 20.2% के साथ दूसरे नंबर पर है। देन आता है उत्तरी अमेरिका जो कि 16% भूमि को घेरे हुए हैं। उसके बाद आता है दक्षिणी अमेरिका, फिर आता है अंटार्कटिका, फिर यूरोप आता है और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया आता है। तो एक बार आप इसे देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा, उसके बाद अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो कि 20.2% क्षेत्र पर विस्तारित है। फिर उत्तरी अमेरिका 16%, दक्षिणी अमेरिका 11% और अंटार्कटिका 9.6%, यूरोप 6.5% और लास्ट में और सबसे जो छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया जो कि 5.5% भूभाग को घेरे हुए हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप का। तो अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं तो जो अफ्रीका शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो अरबी शब्द से हुई है। अरबी कौन से शब्द, तो अरबी के अफर शब्द से हुई है। ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द अफर से हुई है, जिसका मूल अर्थ होता है धूल मिट्टी। अरबी शब्द अफर का मतलब होता है धूल मिट्टी,
और यही अरबी शब्द अफर से अफ्रीका शब्द बना है। ठीक है। अगर हम प्राचीन काल में देखें, अर्लियर टाइम में देखें, तो अफ्रीका महाद्वीप को ट्यूनीसिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है। प्राचीन काल में अफ्रीका महाद्वीप को ट्यूनीसिया के नाम से जाना जाता था और बाद में इसी ट्यूनीसिया देश के नाम पर इस महादेश का नाम अफ्रीका पड़ गया और उसके बाद से ही इसे अफ्रीका के नाम से जाना जाने लगा। ओके। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो अभी हम लोगों ने देखा कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, जो कि 20.2% भाग को घेरे हुए हैं। प्रथम स्थान पर एशिया है, जो कि 29.9% भाग पर विस्तारित है। अगर अफ्रीका का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है 3,02,43,910 वर्ग किलोमीटर है। ये क्षेत्रफल लगभग है, ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट नहीं है। किसी किसी बुक में कुछ अधिक दिया हुआ है, किसी किसी बुक में कम दिया हुआ है, तो ये एग्जैक्ट नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये लगभग है। ओके। मतलब आप ये मान के चलिए कि 3,03,00,000 के आसपास इसका क्षेत्रफल है। इस महाद्वीप का विस्तार, अगर हम इसकी एग्जिस्टेंस की बात करें, विस्तार का बात करें, तो 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य तथा 18 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर 51 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। आपको हम मैप से दिखाने की कोशिश करते हैं, आप यहाँ समझिए इसको। अफ्रीका का जो विस्तार है वो 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर, ठीक है, 35 डिग्री दक्षिणी और 18 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 51 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है। तो 37 डिग्री से लेकर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 18 डिग्री से लेकर 51 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ओके। अब हम बात करते हैं ट्यूनीसिया। ठीक है। ट्यूनीसिया का अलघिरान इसका उत्तरी भाग है। अगर अफ्रीका महाद्वीप की उत्तरी बिंदु की बात करें तो ट्यूनीसिया में अलघिरान है, जो कि इसका उत्तरी बिंदु है। वहीं केप अगुल्हास इसका दक्षिणी भाग है। कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में आपको केप ऑफ गुड होप मिल जाएगा। ठीक है। तो केप अगुल्हास और केप ऑफ गुड होप, केप अगुल्हास दक्षिणतम बिंदु है, इससे ऊपर है केप ऑफ गुड होप। तो याद रखिएगा, जो दक्षिणतम बिंदु है केप ऑफ अगुल्हास है। ओके। अब केप वर्डे स्थित अल्मादी पॉइंट पश्चिमी भाग में और सोमालिया में स्थित हैगन पॉइंट इसका पूर्वी भाग है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका उत्तरी भाग अलघिरान, दक्षिणी बिंदु अगुल्हास, केप अगुल्हास, पूर्वी बिंदु हैगन पॉइंट और पश्चिमी बिंदु अल्मादी, केप वर्डे में स्थित है अल्मादी पॉइंट। तो ये आपको क्लियर हो गया। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा ये तीनों गुजरती हैं। ठीक है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं। अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा पर अफ्रीका के जो देश स्थित है उनमें सबसे पहले पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, चाड तथा मिस्र है। ठीक है। वहीं अगर हम विषुवत रेखा पर स्थित देशों की बात करें तो विषुवत रेखा पर स्थित देश गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या तथा सोमालिया है। अब हम देखते हैं मकर रेखा पर स्थित देश। तो मकर रेखा पर नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक तथा मेडागास्कर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं जो अफ्रीका महाद्वीप है इससे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी गुजरती है और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा ये जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो तथा घाना से होकर गुजरती है। ओके। ये आपको ध्यान रखना है। अब इस मैप में आप देखिए और समझिए, जो अफ्रीका है इसका पूर्वी भाग हैगन पॉइंट है जो कि सोमालिया में है 51 डिग्री अक्षांश पर। पश्चिमी भाग अल्मादी पॉइंट है जो कि केप वर्दे में स्थित है 18 डिग्री। उत्तरी भाग अलघिरान पॉइंट है जो कि ट्यूनीसिया में है 37 डिग्री। और
दक्षिणतम भाग केप अगुल्हास है जो कि 35 डिग्री पर स्थित है। अब आप समझिए कि जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें जो कर्क रेखा गुजर रही है, इस कर्क रेखा पर पश्चिमी सहारा, मॉरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, चाड तथा मिस्र ये देश स्थित है। ठीक है। वहीं अगर हम विषुवत रेखा की बात करें तो इस विषुवत रेखा पर गैबोन, कांगो, डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या तथा सोमालिया स्थित है। ठीक। अब हम बात करते हैं मकर रेखा की। तो मकर रेखा में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक तथा मेडागास्कर ये देश स्थित हैं। अब इन सारे देशों को आपको याद रखना है और कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा कर्क रेखा पर स्थित है या कौन सा देश कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। तो जब तक आपको याद नहीं रहेगा ये प्रश्न आपसे बनने वाले नहीं हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप, जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर तथा स्वेज नहर, लाल सागर, अरब सागर द्वारा यूरेशिया से अलग होता है। अब यूरोप और एशिया मिलके यूरेशिया बना है और अफ्रीका, तो अफ्रीका जो है यूरेशिया से सटा है। तो ये किसके किसके बीच यानी यूरोप और एशिया के बीच कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ से ये अलग होता है या फिर एक दूसरे से जुड़ता है। तो पहला है जिब्राल्टर जल संधि जो कि आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ जिब्राल्टर जल संधि इधर स्पेन है। ठीक है, अफ्रीका के उस साइड स्पेन है यहाँ पर, और स्पेन और अफ्रीका के बीच यहाँ जिब्राल्टर जल संधि है और यहाँ आपका भूमध्य सागर है। ठीक है, तो ये भूमध्य सागर आपका हो जाएगा इस वाला क्षेत्र में। उसके बाद आपका स्वेज नहर है यहाँ। ठीक है, लाल सागर ये वाला पॉइंट लाल सागर का है क्षेत्र, और अरब सागर इधर अरब सागर है। ठीक है, या हिंद महासागर जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक, यूरेशिया से अलग होता है। अब हम लोग अफ्रीका को देखें तो इसका उत्तर पूर्व में स्वेज नहर ये हो गया इधर उत्तर, और इधर हो गया पूरब। तो उत्तर पूरब में क्या हो गया, स्वेज नहर। ठीक है, उत्तर पश्चिम में, अब उत्तर और पश्चिम में तो जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, और पूरब में बाबल मंडेब, और यही पूरब में अगर बात करें तो बाबल मंदेब है जहाँ से यूरेशिया और अफ्रीका बहुत मतलब निकट है, नज़दीक हैं एक दूसरे के। ठीक है, अगर हम बात करें यूरेशिया और अफ्रीका की, तो यही तीनों पॉइंट है, बिंदु हैं, एक जिब्राल्टर जल संधि, एक स्वेज नहर और एक बाबल मंदेब, जहाँ से यूरेशिया और अफ्रीका काफ़ी नज़दीक हैं। ओके, अब यहाँ देखिएगा एक चीज़, जो स्वेज नहर है इसमें से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर का जो उत्तरी भाग है वो पोर्ट सईद है और दक्षिणी पार्ट जो है वो स्वेज की खाड़ी है। ठीक है, इसके बीच में 3 प्रमुख झीलें हैं और इन तीनों प्रमुख झीलों के बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है, उत्तर से दक्षिण क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तर में तिमसाह झील है, फिर ग्रेट बीटर झील है और फिर लिटिल बीटर झील है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछ देगा इनमें से कौन सा झील स्वेज नहर के मार्ग में स्थित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, तिमसाह है, ग्रेट बीटर है और लिटिल बीटर, यही तीनों झीलें हैं जो कि स्वेज नहर के मार्ग में स्थित हैं। अब हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है। यह महाद्वीप विश्व भूवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे प्राचीन स्थलखंड है। अगर हम बात करें पूरे दुनिया में सबसे पुराना अगर भूमि या स्थलखंड की, तो वो अफ्रीका है। ठीक है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे प्राचीन जो स्थलखंड है, लैंड मास है, वो अफ्रीका का है। ठीक है, अब अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण पठार निम्नलिखित हैं। अफ्रीका महाद्वीप में पठार भी है, पर्वत भी है, झील भी है, नदी भी है, जलप्रपात भी है। तो उसमें अगर हम पठार की बात करें तो जो महत्वपूर्ण पठार है वो है होगर का पठार जो कि अल्जीरिया में आपको देखने को मिलेगा, तिबेस्ती का पठार जो कि चाड में देखने को मिलेगा, अडमावा का पठार जो कि कैमरून में देखने को मिलेगा, और फोटा जालोन का पठार जो कि लाइबेरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
अब हम बात करते हैं उत्तरी अफ्रीका में जो नवीन मोड़दार पर्वतमाला है उसे हम लोग एटलस पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, वास्तव में यूरोप के आल्प्स पर्वत की श्रृंखला का विस्तृत भाग है। जो एटलस पर्वत है ये यूरोप में जो आल्प्स पर्वत है उसी का ये विस्तृत भाग है, जो कि स्पेन के सियरा नेवादा पर्वतों से रिफ एटलस नामक पर्वतों के रूप में अफ्रीका महाद्वीप में दिखाई पड़ता है। अब ये जो एटलस पर्वत है ये यूरोप के आल्प्स पर्वत का ही विस्तृत रूप है, और ये स्पेन के सियरा नेवादा जो पर्वत है उसी से रीफ एटलस नामक पर्वत के रूप में ये अफ्रीका में दिखाई पड़ता है। ठीक है, सियरा नेवादा जो पर्वत है वो स्पेन में है, एटलस पर्वत अफ्रीका में है, और आल्प्स पर्वत जो कि यूरोप में है, और इसी का जो विस्तारित रूप है अफ्रीका में उसको हम लोग रीफ एटलस के नाम से जानते हैं। आगे हम देखेंगे रीफ एटलस, ग्रेट एटलस और आल्प्स पर्वत को। ठीक है, अब रीफ एटलस पर्वत की श्रृंखलाओं के रूप में भूमध्य सागर के तट पर फैला है। जो रीफ एटलस है अफ्रीका और यूरेशिया के बीच में, वो भूमध्य सागर के तट पर फैला हुआ है। अगर हम अफ्रीका में अगर देखेंगे रीफ एटलस को, तो भूमध्य सागर वाला जो क्षेत्र है उसके तटीय क्षेत्रों में रीफ एटलस का आपको विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है, अब रीफ एटलस के दक्षिण में ग्रेट एटलस उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। जो रीफ एटलस है इसी के उत्तर पूर्व दिशा में ग्रेट एटलस स्थित है। ओके, और इसी ग्रेट एटलस के समानांतर एंटी एटलस पर्वत का विस्तार है। ठीक है, अल्जीरिया के पास टेल एटलस तथा सहारा एटलस पर्वत है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीफ एटलस के दक्षिण में ग्रेट एटलस उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, और इसी के समानांतर एंटी एटलस, यानी रीफ एटलस के अगर पैरेलल हम जाएंगे तो हमको एंटी एटलस का विस्तार मिलेगा। और अल्जीरिया के पास यही रीफ एटलस का जो भाग है जो आगे चला गया है उसको हम लोग टेल एटलस और सहारा एटलस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यही टेल एटलस और सहारा एटलस के पास शॉर्ट्स का पठार भी स्थित है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। ठीक है, सुदूर दक्षिण पूर्वी भाग में ड्रेकेंसबर्ग पर्वत स्थित है जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। तो सीधा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ड्रेकेंसबर्ग पर्वत निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में स्थित है, तो वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, अफ्रीका का सर्वोच्च भाग अफ्रीका का पूर्वी पठारी भाग है। इसके उत्तर में यूथोपिया का पठार, मध्य में तंगनिका का पठार और दक्षिण में रोडेशिया का पठार है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अफ्रीका के मध्य भाग में अनेकों ज्वालामुखी पर्वत शिखर हैं, जिसमें जो सबसे प्रमुख है वो किलिमंजारो है। इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है, और ये कहाँ है? तंजानिया में। ये पूछा जाता है आपको कई एग्जामों में, ये किलिमंजारो किस देश में है? तो तंजानिया में। हाइट आपको याद रख लेना है 5895 मीटर। ठीक, कीनिया पर्वत 5199 मीटर है जो कि केन्या में है। अब जीरो डिग्री देशांतर के निकट सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अफ्रीका का सबसे ऊंचे पर्वत है कौन? किलिमंजारो और कीनिया पर्वत। ये दोनों 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसके नज़दीक है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, अगर आप मैप को देख पा रहे होंगे तो ये रहा आपका रीफ एटलस, यही है आपका ग्रेट एटलस, और इसी के समानांतर है एंटी एटलस। और यहाँ अल्जीरिया में आपको एंटी एटलस और इसी के आगे आपको सहारा एटलस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं होगर का पठार, तिबेस्ती का पठार, इथोपिया उच्च भूमि, फोटा जालॉन का पठार, अडमावा का पठार, किलिमंजारो पर्वत आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये रहा आपका ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। ठीक है, आई होप कि आपको मैप क्लियर होगा, विजिबल होगा। अब हम लोग बात करेंगे जब जो किलिमंजारो पर्वत है, ठीक है, तो किलिमंजारो पर्वत हिम से ढका रहता है। ऐसा क्यों? ये तो ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत है, फिर ये बर्फ से क्यों ढका रहता है? आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, और नहीं भी उठ रहा होगा तो उठना चाहिए। ठीक है, आखिर जो पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है, उस पर्वत पर जो चोटी है या उसका जो शिखर है
वो हिम से कैसे ढका हो सकता है, बर्फ से कैसे ढका हो सकता है? तो इसका प्रश्न, ये जो प्रश्न है कि किलिमंजारो पर्वत जो ज्वालामुखी से निर्मित है, ये हिम से क्यों ढका है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम इसका जवाब अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे आपको, ठीक है। अब पूर्वी उच्च भूमि में एक धरार घाटी है, ठीक है। जो यूथोपिया का जो हाईलैंड है वहाँ एक रिफ्ट वैली है, दरार घाटी है, ठीक है, जो मलावी झील से प्रारंभ होकर उत्तर में लाल सागर को पार करते हुए मृत सागर यानी एशिया तक चली गई है। ये जो रिफ्ट वैली है, ग्रेट रिफ्ट वैली, ये मलावी झील से प्रारंभ होती है और डेड सी तक यानी मृत सागर तक, जो कि एशिया में है, वहाँ तक चली गई है, ठीक है। और ये जो रिफ्ट वैली है, इस रिफ्ट वैली में लगभग 25 झीलें हैं, ठीक है, जिसमें प्रमुख है अल्बर्ट झील जो कि युगांडा तथा जायरे की सीमा पर स्थित है, तंगनीका झील है जो कि तंजानिया, मलावी और कांगो की सीमा पर है, एक न्यासा या मलावी झील है जो कि तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक में स्थित है, और यही जो न्यासा या मलावी झील है, यही अफ्रीका की सबसे गहरी झील मानी जाती है, ठीक है। वहीं एक रुडोफ झील है जो कि केन्या, इथियोपिया तथा सूडान से सटा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं तुर्काना झील की। तो ये केन्या और इथियोपिया की सीमा पर स्थित है। देन चाड झील है जो कि चाड देश में स्थित है, परंतु चाड के साथ साथ नाइजर, नाइजीरिया तथा कैमरून को भी स्पर्श करती है, ठीक। यह झील अंतः प्रवाह को प्रस्तुत करता है। इसमें लोगोन तथा चेरी नदी आकर मिलती है। जो चाड झील है, इसी झील में लोगोन और चेरी, ये दो नदियां हैं जो इसी में आकर गिरती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं विक्टोरिया झील के बारे में। तो ज्वालामुखी से निर्मित अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया, याद रखिएगा, ठीक है। यह तंजानिया, केन्या, युगांडा की सीमा पर स्थित है, और जो विषुवत रेखा है वो विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है, ओके। नील नदी इसी झील से निकलती है, ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा भी होगा पहले कि नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो विक्टोरिया झील, ठीक है। तो विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी आपको याद रखना है, ओके। अब देख लीजिए, ये आपका कुछ झील है, चाड झील, अल्बर्ट झील, विक्टोरिया झील, मलावी झील, ओके। यही था आज का हमारा एक छोटा सा सेशन। आई होप कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी झारखंड पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हम पढ़ाएंगे इस टेलीग्राम में हम क्विज के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और कल हम लोग फिर देखेंगे अफ्रीका की नदी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।